कर दी है। जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि कम्युनिकेशन हम जब कर रहे थे तो कलर्स भी कुछ मैसेज कन्वे करते हैं। कलर्स से भी इंफॉर्मेशन को आ, किसी जी, तमाम लोग अपने माइक डिसेबल करें, तमाम लोग, थैंक यू वेरी मच। जी, कलर्स भी कुछ मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और कलर्स का इस्तेमाल मैंने शायद आपको एक जब हमने यूजर इंटरफेस जब हम डिजाइन कर रहे थे उसके एक प्रिंसिपल था कि 5 to 7 कलर्स। देखिए जी, ये अगर आप प्रॉपरली ख्याल किया करें, जब आप क्लास को ज्वाइन करें तो उसके डेकोरम को ख्याल किया करें। जब मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था कि जब एक इंटरफेस डिज़ाइन अच्छा एक कर रहे होते हैं तो अप्रोप्रिएट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 to 7 कलर्स को इस्तेमाल करें। डिज़ाइन रिसर्च ये कहती है कि 5 अप टिल 5 मैक्सिमम 7 तक कलर आप यूज़ करें और उन कलर्स को आप कन्वे कर सकते हैं, उसको उन कलर्स को किसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ये मैं ज़रा एग्जांपल दे के रिलेट कर रहा हूँ, या आप फॉलो करके अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कलर आपने दिया है आपके जो भी जो होम पेज है या आपका जो भी उसको आप एक होम पेज को आप एक कलर दे रहे हैं। एक आपने जो टेक्स्ट फोरग्राउंड टाइप आप उसको यूज करें उसको कलर दे रहे हैं, दो। फिर आपने एक जो लोगो है आपने उसको एक डिजाइन जो किया है, जो कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम वगैरह है, उसको एक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन। फिर जो मेन्यूज आप अगर आप यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली मेन्यू बार अगर यूज कर रहे हैं या डिफरेंट आपने ऑप्शंस मेन्यूज को प्रेजेंट करने की डिफरेंट रखी हुई है, उसको आप दिखाना चाह रहे हैं कलर 4। फिर आपके जो हेडिंग का साइज है उसको एक कलर से दिखा रहे हैं 5। फिर जो आप जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं एक्चुअली हेडिंग के अंदर जो अगर नीचे लिख रहे हैं उसको अगर आप किसी चीज से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेट से सब हेडिंग को दिखा रहे हैं, उसको एक कलर से दिखा सकते हैं, 6 हो सकती हैं। फिर जो एक हाइपर लिंक आपका कलर है वो एक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एक कलर होता है, और जिस तरह आप उसका पर्पल कलर होता है, ब्लू कलर होता है, जो ही आप उसको क्लिक कर देते हैं तो पर्पल हो जाता है। तो ये चीज तो 6 to 7, अब 5 till 7, जिस तरह आप इन कलर्स को आप एक यूजर्स को किसी इंफॉर्मेशन के साथ आप उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उसकी थीम के साथ, तो यूजर की एक एसोसिएशन शिप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बीच में भी एक कलर आप कोई इंफॉर्मेशन को उस थीम के साथ, उस कलर के साथ दिखाना चाहते हैं, तो वो एक डेफिनेटली एक रिलेट कर रहा होता है यूजर, अच्छा ये चीज इसके साथ है। और कलर्स अगर आपको याद हो, वो जस्टिस लॉज भी थे कि जब आपको एक ग्रुप टुगेदर एलिमेंट नजर आ रहा हो जो कि ग्रुप की फॉर्मेट में, और उसको कलर्स के साथ अगर ऑडियंस को दिखाया जा रहा हो तो आपको पता लग रहा होगा अच्छा यार ये वाला ग्रुप की ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द यूनिवर्सिटी और यहाँ पर लेट से डिफरेंट कलर्स के साथ थीम दिया जाए कि यार कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रीन कलर के गाउन पहन के आएंगे, जो बिजनेस के स्टूडेंट है वो ब्लू कलर के, तो इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि यार ये ग्रीन कलर वाले जो ग्रुप एक खड़ा हुआ है ये कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पर खड़े हैं इसके। तो आप इस इंफॉर्मेशन को कलर से उसके लेवल्स के साथ और ये चीज दिखाई जा सकती है, और आपको याद हो ये चीज रिलेट नहीं करती, ये प्रैक्टिकल में भी जब आप चीज जब डिजाइन करते हैं उसको तरीके से आप दिखाते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। को कलर्स को कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जिस थीम बैकग्राउंड के साथ अगर आप कलर्स को उठाएंगे तो वो आप देखें। अब इनमें सबसे जो बेहतर है, हालांकि जो इनमें से जो बेहतर है वो फर्स्ट वन है, ये जो आपको पर्पल से पहले जो लाइट पर्पलिश कलर में नजर आ रहा है, बट जो पहला वाला है जो बाकी वाले वो क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन क्यों सबसे बुरा है कि वो बैकग्राउंड भी इसका डार्क है, और लेट से जो उसका अंदर एक और स्क्वायर बॉक्स लगाया वो भी एक डार्किश है। लेट्स इससे बेहतर थीम में भी दिखाई जा सकती है। और तो कलर्स को देखे, अब कलर्स ये जो इनर सर्कल है, सॉरी इनर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सॉरी कह रहा हूँ, इनर इनर जो स्क्वायर है, सॉरी इनर जो स्क्वायर है वो सेम कलर का है, बट उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है जब चेंज किया, अगर मैंने ग्रीन पे दिखाया, ऑरेंज पे दिखाया, पर्पल पे दिखाया, लाइट पर्पल पे दिखाया, अगर मैं इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखाऊं या डिफरेंट पे दिखाऊं, तो देखिए उसका उसकी जो थीम है, उसकी जो लुक एंड फील है वो चेंज आएगी। यही बात होती है जब आप
एक फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं, पेज पे इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं और वैसे ही पेस्ट कर देते हैं। वैसे पेस्ट करेंगे ना उसमें अलाइनमेंट है कि ना कुछ। अगर आप उसको टेबल के रोज और कॉलम के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज ग्रुप करके एक प्रॉपर उसकी वो कहते हैं ना अलाइनमेंट के तौर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, आप वहीं पर कॉपी उठाते हैं किसी जगह से उठा के और वहीं पर पेज पे उस हेडिंग के नीचे फेंक देते हैं, तो वो जब उसको प्रीव्यू करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट, उसकी सीक्वेंसिंग, उसकी वो लाइनें ऊपर नीचे होंगी और वो कई कई वर्ड कुछ है, क्योंकि वो उसके जब आप उसको रोज एंड कॉलम टेबल के अंदर किसी सर्कल एक रो के अंदर किसी खास कॉलम के अंदर उसको प्लेस करेंगे तो वो उसकी जो स्पेसिंग है, उसकी जो सीक्वेंसिंग है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो ग्रुप टुगेदर होगी वो रिजल्ट्स। अब उसकी प्रॉपर्टी पैनल में जाके उसकी अलाइनमेंट, उसकी प्रॉपर्टी है वो 1 की जगह 0 कर दें तो वो साइड से बॉर्डर हटा देगा और वो रिव्यू करें तो टेबल भी खत्म हो जाएगा। जो ये चीज समझाना चाह रहा था, ये देखें नेक्स्ट एक डायग्राम में फिर समझाना चाह रहा है कि जब मैं इस इटसेल्फ, ये देखिए मैंने ब्लैक जो ऊपर वाली जो है उसमें ब्लैक मैंने रखा हुआ है और कुछ जो स्टूडेंट होंगे, ये लेट्स से क्लास है, लेट्स से आपकी मैक्सिमम 20 की क्लास चल रही है, 17 की क्लास चल रही है और कुछ जो स्टूडेंट है जिनको अपर वाली जो एक डायग्राम है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है कलर इन कॉन्टेक्स्ट, मगर ज्यादातर लोगों को जो नेक्स्ट वाली नीचे वाली है वो सूदिंग और इफेक्ट पॉजिटिव नजर आ रही होगी। तो लेट्स से जब हमने इसकी थीम या कॉन्टेक्स्ट चेंज किया और ब्राउन कलर उसी तरह है मगर मैंने इसको जो ब्लैक कलर है वो हटा दिया और व्हाइट ही रहने दिया, तो देखिए थीम कैसे हुई। तो कलर इटसेल्फ बड़ा मैटर कर रहा होता है। ये चीज बताई जा रही है कि बैकग्राउंड आप चेंज करें और उस फोरग्राउंड पे अगर आप उठाएं तो फिर आप देखें, प्रीव्यू करके देखें कौन सा होता है। जो ही आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं P1 की या किसी टॉपिक की, आप लड़के ज्यादातर यही करते हैं, डार्क बैकग्राउंड उठाते हैं और टेक्स्ट फॉन्ट भी छोटा सा रखा, फॉन्ट का कलर भी पता नहीं ऐसे सेलेक्ट किए, वो खुद पढ़ा नहीं जा रहा होता। वो जब आप प्रीव्यू लेते हैं, एक सिंपल आप अपने लैपटॉप पे जब प्रीव्यू लेते हैं उसमें कुछ और रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है। जब आप इसको मल्टीमीडिया पे ले रहे होते हैं, जब आप इसको फॉर द ग्रेटर कम्युनिटी दिखाना चाह रहे हो, उस पर उसका लेआउट या उसकी जो उसकी कलर है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज आती है। तो देखा करें कि कलर कैसा नजर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन जो उस पर प्रेजेंट की जा रही वो नजर भी आएगी कि नहीं आएगी, कि छुपी जाएगी। तो ये कलर्स मैटर इतना नहीं कर रहे होते जितना मैटर इन्फॉर्मेशन मैटर कर रही होती है। और अगर चले इन्फॉर्मेशन भी अंडरस्टैंडेबल है या नोटिसेबल है, बट आप उसको जब प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। आप खबरनामा उठ के स्लाइडें पढ़ना शुरू कर, अगर मैं स्लाइडें पढ़ना शुरू कर दूँ, यू रेफर टू द कलर कलर, तो भाई ये स्लाइडें आपके पास पड़ी हैं, तैयार कर दें। मेरा तो मकसद ये है कि इस टॉपिक के साथ जो एग्जांपल्स हैं या रिलेट टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो कलर कॉम्बिनेशन लेआउट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, मगर फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए फोकस, मरकज होना चाहिए, मगर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सिर्फ फोकस सिर्फ कलर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कलर्स वगैरह मैटर करते हैं इटसेल्फ। जब आप कलर से भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कम्युनिकेट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं किसी चीज को, बट होली सोली ये सिर्फ यही मैटर नहीं करते। तो कलर्स डेफिनेटली, ह्यू को कलर कहते हैं। HSV आपने मॉडल पढ़ा होगा, आज देखेंगे भी, काफी सारी चीजें इसमें देखने समझने को मिलेंगी। और HSV ह्यू सैचुरेशन वैल्यू मॉडल है, ये बेसिक कलर्स है। ये 1 वाले जो है आप देख रहे हैं, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है और टेरिटरी कलर है। ये आर्ट में जो पेंटिंग बनाने वाले लोग हैं, इन कलर्स प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू हमारे RGB होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं। और जो आर्टिस्टिक लोग हैं वो रेड येलो ब्लू। अगर इनके पास ये 3 कलर हो तो इससे ये डिफरेंट कलर जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू और रेड बनाएंगे तो ये देखिए पर्पल, आपके पास ये चीज देखें, ये पर्पल नजर आ रहा है। और डिफरेंट कलर्स को अगर बनाना हो तो देखिए रेड येलो ब्लू से वो बड़ी ब्राउन बना रहा है। अब उसको ये पता होगा या उसने लर्न किया होगा, ये एक्सपीरियंस होगा या प्रैक्टिस होगी, वो इस तरह बना रहा है। रेड और येलो बनाएगा तो वो ऑरेंज कलर भी बना सकता है, ऑरेंज से कोई, अगर उसको ऑरेंज नहीं है, रेड और येलो की थीम मिक्स करके बनाएगा तो ऑरेंज की शेप आ जाएगी। तो डेफिनेटली इसमें फिर लेवल होता है कि रेड कितना बनाना है और येलो कितना बनाना है, वो फिर किस हिसाब से। और एक प्योरली एक ऑरेंज है तो उसकी एक सैचुरेशन कलर एक है। इसी तरह कंप्यूटर में भी RGB कलर है और RGB कलर को यूज करते हुए डिफरेंट कलर्स को यूज किया जाता है। मेरा मकसद इसमें कलर्स या रटवाना नहीं है या ब्लू कलर किससे बनेगा, सिर्फ एक मकसद है कि ये चीज कहाँ इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल होती है, क्यों होती है। तो कलर वैल्यू का कलर इटसेल्फ ह्यू जो है
HSV अभी आप देखेंगे, ह्यू सैचुरेशन और वैल्यू। HSV ह्यू सैचुरेशन और वैल्यू का क्या मतलब है, और सैचुरेशन का क्या मतलब है, ये क्या होता है। ह्यू तो कलर इटसेल्फ हो गया, कलर वैल्यू का मतलब है ऐड वाइट टू द ह्यू। ये फॉर एग्जांपल कलर था ये रेडिश, तो इसमें वाइटिश कलर दे, देखिए थीम आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा डार्किश दे तो ये डार्किश की तरफ ब्लैकिश साइड पे भी आ रहा है, राइट साइड पे। तो हाई वैल्यू कलर और लो वैल्यू कलर, वाइट टू द ह्यू, अगर आप वाइटनेस डाल रहे हैं तो वो हाई वैल्यू कलर हो जाएगा, और ब्लैकिश थोड़ा सा इफेक्ट आ रहे हैं। जब आपने कोई ये थीम देनी हो, या आपने कोई लोगो इफेक्ट, या आपने कोई किसी लोगो के अंदर ये इस तरह की वाइट और ब्लैक की कोई कम्बिनेशन मिक्स करनी हो, तो आप इस तरह की कलर वैल्यू दे सकते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कलर इटसेल्फ उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वैल्यू तो होगी उसमें वाइट और ब्लैक, सैचुरेशन उसकी स्ट्रेंथ प्योरिटी की बात हो जाती है, इंटेंसिटी की बात होती है। फॉर एग्जांपल रेड इज मोर सैचुरेटेड देन पिंक कलर। पिंक लाइट में आता है, रेड जो है वो स्ट्रेंथ में आता है, डार्क कलर में आता है। ब्लैक इज डार्क, पर्पल इज जो कहते हैं ना डार्क पर्पलिश, जो है वो सैचुरेट हाईली सैचुरेटेड कलर है, ब्लैक, रेड, पर्पल, ठीक है। और ये ग्रे, ये लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, पिंक कलर, ये सारे जो है लाइट सैचुरेटेड में आते हैं। तो लाइटनेस ही आ गई, देखिए लेफ्ट साइड पे वाइटनेस लाइटनेस वाले हैं, और उस पर डार्क पे, और सैचुरेशन में उसकी स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। तो बाज़ अगर आपने पैलेट्स इस तरह की देखी होगी, इसका मैं इस्तेमाल बताता हूँ, इनका क्यों इस्तेमाल है, ये ध्यान क्यों रखना भी जरूरी है। जब आप कलर पैलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप वाइटनेस कर रहे हैं तो ऊपर आपकी आ रही है, और जो जो उसमें ब्लैकिश इफेक्ट देंगे तो नीचे आएंगे। और टूवर्ड्स ये सैचुरेशन में जाएंगे तो आप ये देखें कि इसकी जो जो आप राइट टूवर्ड्स राइट जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कलर की ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह की भी आपकी जब आप किसी पेज को, किसी एक किसी चीज को उसका बैकग्राउंड या ये सेलेक्ट कर रहे होते, थीम दे रहे होते, तो इस तरह की बात आपके पैलेट आ जाती है जस्ट भी। और ऊपर जो है वो आपके पास आ जाती है कलर इटसेल्फ, ह्यू आप सिलेक्ट करते हैं। वैल्यू ऊपर आप जो प्रिज्म के ऊपर, ये प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म यहाँ पर व्हाइट सी है, जो व्हाइट की तरफ डालेंगे वो व्हाइटनेस आएगी, जो नीचे लेके जाएंगे वो डार्कनेस आएगा। और कलर की जो स्ट्रेंथ है वो टुवर्ड्स लेफ्ट से राइट आप देखें उसकी स्ट्रेंथ भी आ रही है। तो यूजिंग कलर जो है, और फॉर एग्जांपल हमेशा कहते हैं कि कंट्रास्ट कलर जो है वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हो, और ग्रे ग्रे पहनी हो, और ऊपर डार्क ब्लू शर्ट पहनी हो, तो वो इतना उठेगा नहीं। लेट से अगर वो उसको कंट्रास्ट में उठाएगा, ब्लू कलर की जीन्स है, उसका ऑपोजिट में वाइट है, या उसने उसके साथ कोई डिफरेंट थीम के साथ उठाई हो ग्रेश कलर, तो वो ज़्यादा उठेगा। और जो कहते हैं कि येलो ब्लू, ब्लैक वाइट, रेड ग्रीन, ये आपस में बड़े उठ के चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है, ऊपर सियान कलर, ये जो आसमानी कलर उसको सियान कहते हैं, इस तरह उठाएंगे डीसैचुरेटेड कलर से, वो सही प्रेजेंट नहीं हो रहे। तो हमेशा देखना है कि जो चीज़ अगर आपने कलर्स का इस्तेमाल करना है, या अपने बैकग्राउंड पे और फोरग्राउंड पे, तो प्रीव्यू करके देखें कौन सा उठ रहा है। आपको जो एक अच्छा क्लिक हो रहा है, लाजमी नहीं है कि वो दुनिया को भी क्लिक हो। तो थोड़ा सा रूल्स और थोड़ा सा टेक्निकल होकर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो इन कलर्स का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल ये सबको पता है कि रेड इज फॉर मतलब एक डेंजर का एक साइन होता है, ग्रीन फॉर ओके पॉजिटिवनेस का होता है। और ये जो आपको अलर्ट का साइन नजर आ रहा है, ये येलो से सर्कल के अंदर, ये वाला, ये एक अलर्ट का साइन सिंबल है, ये बता सकते हैं और यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस फॉर ओके एंड नो फॉर। तो कलर कंसिस्टेंसी, कलर सिंप्लिसिटी, ये ख्याल रखना है। और कलर का जो कोड है, इस तरह की पैलेट आती है, तो ये देखें जब आप ये कलर सेलेक्ट करें, ये जो पैलेट आपके पास, ये वाली पैलेट है, ये वाइटनेस इसमें वैल्यू दे रही है, और कलर आप सेलेक्ट करते हैं उसमें ह्यू। तो ये जो आपके पास ये ह्यू सैचुरेशन, ये वैल्यू, या ये RGB की जो वैल्यूज आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट करनी है। या ये जो आपके पास एक ये कोड है ये पैलेट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई कलर सेलेक्ट किया, उसकी थीम सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट पेज पे अगर आप ग्रीन में डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अगर मैं डिफरेंट एक इसका कलर चूज कर ले तो नेक्स्ट पेज के लिए, तो वो स्लाइड विजुअल जो चेंज है वो हारमोनी नहीं फिर लेके आती है, वो यूजर को फील हो जाता है कि ये चेंज हो गया है और ये लेआउट चेंज हो। तो जो भी आप मूव करें एलिमेंट्स या एक पेज से दूसरी जगह पेज, तो वो जो आप
थीम या कलर भी चूज कर रहे हैं, उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो भी नोट करें और उसको यूज करें। तो ये नहीं है कि एक पेज पे आप ग्रीन का ये यूज करें, नेक्स्ट पे लाइम कलर कर ले, फिर येलो ग्रीन यूज कर लेंगे। तो वो आपने फिक्स रखना है और आपने वो ध्यान रखना है कि कौन सा कलर है या उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है, ये चीज़ें। बाय डिफॉल्ट लुक एंड फील जो है जावा की अगर आप बात करें, अगर आप यूजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जावा की जो लुक एंड फील है वो भी आप यूज कर सकते हैं जो बिल्ट इन है, या अगर आपने अपनी खुद बनाने हैं तो आप अपने बनाएं। और जो कलर्स का इस्तेमाल है वो मैसेज या जो भी हम कन्वे कर इंफॉर्मेशन उसको भी इन्हांस कर सकता है, इन्हांस भी कर सकता है, ऑडियंस को अच्छा भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो ऑडियंस को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा होता, बेशक मैसेज भी कन्वे और यूज़र, फॉर एग्जांपल जिस तरह फर्स्ट वन है कि लेट से मैंने इवन लिखा हुआ है बट ये डार्क बैकग्राउंड जो है उसके अंदर और डार्क ही फोरग्राउंड, जो आपने टेक्स्ट है वो भी रेड से उठाया। मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड डार्क हो और उस पर आप जो टेक्स्ट है आपने वो लाइट जो है वो उठाना है। तो जो सबसे बेस्ट है वो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक है। अगर मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट होऊंगा तो आंखों को चुभेगा। तो ये जो डार्क ब्लू है इस पे येलो से उठाया हुआ, अगर इस डार्क ब्लू को अगर वो वाइट से टेक्स्ट लिखता है इवन, तो वो ज्यादा बेटर और ज्यादा प्रेजेंटेबल इससे बेस्ट हो जाता है। तो कलर्स जो है ना वो इन्हांस कर सकते हैं जो भी ऑडियंस को एक मैसेज आ रहा है उसको इन्वॉल्व करने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए बड़ी चीज़ मैटर कर रही होती है। मिसाल मैंने आपको एक और भी दी थी, फॉर एग्जांपल ये जो न्यू ओल्ड है यहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल, और या कलर्स अगर ना भी होता है ये न्यू और ओल्ड में जो है थोड़ा सा स्पेस ने थीम चेंज कर दी। अगर हम इसमें न्यू में अगर ये कर लेते हैं वो एक साथ बेबी की एक शेप दे देते हैं और जो वो ओल्डर फॉर्मेट में ग्रो हो रहा है तो वो बच्चा फिर जवान फिर बूढ़ा ये सारे होता है। तो हमेशा इस तरह अगर आप रिप्रेजेंट करें ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह हॉट एंड कोल्ड है, हॉट जो है एक्सट्रीम रेड से शो कर रहा है और फिर आस्ता आस्ता ऑरेंज वाइट ब्लू कोल्ड एक्सट्रीम डार्क ब्लू में आ रहा है। तो इसी तरह ये डिफरेंट लेवल दिए हैं, वाटर सी लेवल है, फिर डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करके वो चीज़ दिखाई जा रही है। तो कलर्स को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करके उसकी उसके साथ एक रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है और दिखाई जा सकती है। तो लेट से हमारे इर्द गिर्द में हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, कलर्स के साथ भी कन्वे किया जाता है। तो जब आप इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल वेब वेब एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा होता है, या इस तरह की एप्लीकेशन जब आप कलर्स के साथ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और खेल रहे हैं और यूज़र्स को कलर्स के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से डिपार्टमेंट की कोई इंडेक्सिंग बुक बनानी है सब्जेक्ट वाइज आपके, तो एक सब्जेक्ट को एक कलर से आप उसकी इंफॉर्मेशन को अगर थीम के साथ रिप्रेजेंट करें, दूसरे को दूसरी से, तो वो एसोसिएट कर रहे होते हैं कि ये किस 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 सब्जेक्ट की किसके साथ अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी उसको एसोसिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी कि डिपार्टमेंट में जो ही आप आते थे तो हमेशा जो है वो डिपार्टमेंट में जो ही हम एंटर होते हैं फैकल्टी ऑफिस में, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर एक सामने लिखा था कि जी फायर एग्जिट लिखा हुआ था। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए टेक्स्ट भी लिखा है, टेक्स्ट भी गलत लिखा हुआ है। तो जो भी यूजर को मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और वो यूजर्स को कंफ्यूज भी कर सकते हो। इस मैसेज ने कंफ्यूज कर दिया कम्युनिकेशन की बजाय, उल्टा ही मुसीबत में डाल दिया कि यार ये फायर एग्जिट क्यों लिखा हुआ है। वो जिस कलर से लिखा है, जिस फॉन्ट से लिखा हुआ है, जिस थीम से प्रेजेंट किया, वो एक अलग मकसद है, वो भी खराब लिखा हुआ है। तो वो यूजर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो लिखा होना चाहिए था इमरजेंसी एग्जिट, और दरवाजा और भागता हुआ बंदा बना होना चाहिए और वो डोर बना होना चाहिए। तो लिखा हुआ भी गलत है इमरजेंसी एग्जिट, जिस कलर से लिखा वो भी गलत है। कलर से लिखा हुआ किससे, रेड से, तो वो खतरे की अलामत पहले ही होती है। तो अब ग्रीन से लिख सकते हैं, ग्रीन एक पॉजिटिव एक गो साइन का है। ग्रीन जिस तरह हम इशारे में कहते हैं गो और सुकूनियत का, और हमारे भी जो पर्चे में ग्रीन जो है वो खुशहाली और अक्सरियत का साइन। तो ग्रीन फॉर गो है, ग्रीन फॉर पॉजिटिवनेस है, ग्रीन फॉर ओके साइन है, रेड फॉर डेंजरस है। तो ग्रीन लिखा होना चाहिए। ग्रीन से वो बैकग्राउंड और वो उस पर एक बंदा अगर आप बनाए, उस बंदे को आप ब्राउन कलर से शेड दे सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन ब्राउनिश क्रीमिश कलर की है, उससे देख सकते हैं। और लिखा हुआ हो दरवाजा बना और
ब्लैक से, तो उसको प्रॉपर एक थोड़ा सा एक डिजाइन कर सकते हैं। तो ये चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, वहां पर जो साइन बोर्ड्स हैं, वहां पर जो मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर जो गाइडलाइन जो एरो और ये कन्वे किया गया, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और बड़ी बड़ी भारी बात है, ब्लॉक्स और बिल्डिंग्स हैं, और वहां पर आप हर बंदा गाइडर तो नहीं खड़ा हो सकता कि आपको, तो ये जो साइंस हैं, ये सिंबल्स जो हैं, ये जो नोटेशंस हैं, ये जो मैप्स हैं, ये यूजर्स को इजीली गाइड कर देती है टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। तो आप उस तरह भी साइन सिंबल्स को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर थोड़ा सा हम डिज़ाइन के हवाले से ये सारी चीज़ें थी, और ये वैल्यूएशन की हम इसमें कुछ टेक्निक्स देखेंगे। हमने डिज़ाइन के वक्त भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक लेआउट स्केच बनाते हैं, आप उसको अपने क्लाइंट्स के साथ दिखाते हैं, या अगर आप अपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो जो आपका टीम लीडर बॉस है, वो आपसे कहता है कि मुझे प्रोटोटाइप एक बना के दिखाओ। तो बाज़ औक़ात वो टीम भी इवैल्यूएट करती है, बाज़ औक़ात आपके जो टीम के जो एक्सपर्ट है वो भी इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन में असेसमेंट करते हैं। बाज़ औक़ात आपके जो यूजर्स हैं वो भी इवैल्यूएशन करके आपको राय देते हैं, सो दैट आप उसको प्रोडक्ट को चेंज कर सकें। तो बेसिकली इवैल्यूएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल्स और किसी कायदे और ज़वाबित के तहत होनी चाहिए। और जो हमने ह्यूरिस्टिक जो प्रिंसिपल्स देखे, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स, ये सारे इवैल्यूएशन का पार्ट है कि आपने एक चेकलिस्ट बना देनी उन्हीं सारे पॉइंट्स की, और देखना है कि कितने मैप हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। तो जो जो मैप नहीं हो रहे, क्या वो मैप हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं उस एप्लीकेशन के लिए, या मुमकिन है या नहीं है, तो वो देखने हैं। और वो देखना है कि उन यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स, उन डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, उन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल्स, ये सारी एक चेकलिस्ट बना के देखना है कि जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, जब उसको फिर हम एवेल्युएशन करते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट, फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम द टीम, तो क्या हमारे पास क्या ओपिनियन आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। हमने यूजेबिलिटी के 5 प्रिंसिपल देखे। देखिए, मैं रिपीट करता हूँ मैं रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल्स आपको रटवाता हूँ। रटवाने से मतलब ये नहीं कि मुझे रट्टे लगे हुए, मगर आप किस तरह उसका अगर आप एक लॉग बना लें, एक चेकलिस्ट बना लें, और वो चीज़ें खुद देखें। ये जुबानी कलामी कोर्स की हद तक नहीं है, ये जब आप इसको प्रैक्टिकली भी कर रहे होते हैं तो साथ साथ देखने चाहिए कि क्या ये जो हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल्स, इस पर किस तरह अप्लाई हो। यूजेबिलिटी के हमने 5 प्रिंसिपल देखे थे। क्या आपका पूरा जो सिस्टम है वो ईज ऑफ यूज यानी एफिशिएंसी यानी एक्सेसिबिलिटी, वो ईज टू लर्न है, इजी टू लर्न है, ठीक है, इजी टू रिमेंबर है। ये यूजेबिलिटी के जो 5 प्रिंसिपल आपको याद होंगे। फिर लेस एरर की जगह आप ये प्रिंसिपल लिख दें कि एरर प्रिवेंशन, एरर कंट्रोल है। फिर प्लेजेंट टू यूज है। फिर ईज ऑफ यूज, इजी टू यूज है। तो ये 5 प्रिंसिपल, इजी टू यूज, इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर, prevention and error prevention and control, and pleasant to use, satisfiable. A system must be pleasant to use. While the user is using, he or she can feel very pleasant, very attractful, and very invitable from the designer perspective के वो engage कर रहे हैं डिजाइन। तो बहुत सारे ऐसे कुछ और सब प्रिंसिपल हैं जो इनके पार्ट भी हैं, ठीक है, तो वो बाज़ का रिपीट भी हो जाते हैं। ये हमने यूजिबिलिटी के प्रिंसिपल देख लिए, ठीक है। फिर हमने वो एक डिजाइन जब कर रहे थे, उसमें कुछ फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये 5-10 मिनट के अंदर 4 से 5 टॉपिक के कुछ प्रिंसिपल्स और पॉइंट्स यूज। फिर हमने देखा था विजुअल अफोर्डेंस है उसमें कि नहीं। बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, बाय लुकिंग एट द डिजाइन, वन कैन फील कि यार ये क्या चीज है, क्या कहना है। मैं कहता हूँ यार एक हैंडबुक बनाए ऑनलाइन, अभी आपको प्रैक्टिस आस्ता आस्ता मिलेगी इंशाल्लाह। कोई हैंडबुक जिससे चैप्टर्स हो, डाटा हो, तो वो आप उस हैंडबुक को जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे या कोई दिखा रहे होंगे, तो वो किस फॉर्मेट पे दिखानी है, उसकी थीम कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके आपने आर्काइव, उसके चैप्टर्स, उसके नेविगेशन, उसमें टेक्स्ट कैसे दिखाना है, और कैसे उसकी ट्रांजिशन दिखानी है, जिस तरह बुक की ट्रांजिशन। तो ये आपकी सोच है, ये आपकी थीम है, आपको इसको कैसे दिखा रहे हैं। मैं आपसे कोई डायनामिक वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, डायनामिक चीजें नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे स्टैटिक की चीजें बनवाऊंगा जो आप इजीली बना सकते हैं विद इन द क्लास। आपने पूरा ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ा है, वेब का कोर्स पढ़ा है, तो यू कैन इजीली अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल, यू कैन इजीली क्लास कुछ असाइनमेंट होगी, डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको एक टास्क पे दूंगा, वो कल आपने या अपनी नेक्स्ट जो आपकी क्लास है अपकमिंग जो कल है, वो आपने सबमिट करानी है उसमें। और इसी तरह अपकमिंग जब क्लास होगी उसमें लाइव क्लास में वो कोई उसी से रिलेटेड कोई चीज़ करेंगे, सो दैट अगर कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या आपने
एंकी पैंकी कोई की है तो वो आप उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कुछ करना नहीं आता होगा। तो इसलिए खुद काम करें, जैसा भी काम करें, और किसी से कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी सोच लेके करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अपना क्रिएटिव माइंड से, अपने लेआउट से करें तो वो एक ज़्यादा चीज़ होती है। हम लोगों ने भी पूरी पूरी रात बैठ के जब हम ये चैप्टर्स पढ़ते थे, हमें टीचर एक, आपको तो मैं एक असाइनमेंट देता हूँ ना, एक टास्क देता हूँ, हमें तो एक असाइनमेंट फोल्डर के अंदर मल्टीपल टास्क होती थी और हम पूरी पूरी रात बैठ के काम करते रहते। आई एम टॉकिंग अबाउट HCI, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन MS इन HCI। तो मुझे MS के कोर्स की बात कर रहा हूँ, आप BS लेवल की बात करें, हमें MS में प्रोग्रामिंग और MS में हमें सॉफ्टवेयर बनाने को देते थे। हमने MS में न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा, जो आप AI में अल्कलाइन, एडेलाइन, परसेप्ट्रॉन, बैम मॉडल, ये मल्टीवेट्स पढ़ते, हमें पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ इम्प्लीमेंट भी कराया गया कि बेटा इसकी प्रोग्रामिंग भी करो, इसको न्यूरल नेटवर्क एक ट्रेन करके दो। आप लोग आज बात करें 2002 में हम लोगों ने MS प्रोग्रामिंग की है, तो भाई मैंने खुद भी की हुई है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिस्टम एनालिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम एनालिस्ट पे एक जॉब मुझे इस्लामाबाद में स्टार्ट की थी, बट फिर वो पैकेज बहुत कम था तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। और जबकि मेरे मेरे दोस्त यार, ने कहा यार सिस्टम एनालिस्ट और इस्लामाबाद में जॉब, एक ऑर्गेनाइजेशन की आप उसके हेड हैं, तो आप कितने डिपार्टमेंट्स को आप टैकल कर रहे थे और कितने डिपार्टमेंट, कितने आप लोग स्टाफ भर्ती कर सकते थे। तो मैंने कहा यार I was not satisfied with the package they were giving to me at that time. I have demanded 2002 की बात बता रहा हूँ, I have demanded 15,000 when I was doing my MS thesis, research thesis भी कर रहा था, तो सिस्टम एनालिस्ट की जॉब क्लियर की थी, तो offered me 12,000. मैं कहा I said 12,000 not sufficient. तो बट एट दैट टाइम 15,000 ठीक ठाक होता एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहा है। 2002 की बात बता रहा हूँ, 2002-3 की बात बता रहा हूँ, मैं थीसिस कर रहा था, 2 में 3 की बात बता रहा हूँ। तो अब सोचे कि तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो वैल्यूएशन जो है हम बात कर रहे थे, ये मैं इसमें पॉइंट्स दोहरा रहा था कि विजुअल अफोर्डेंस, ठीक है, विजुअल परसेप्शन, आप परसीव क्या कर रहे हैं, क्या समझ आ रही है, कोई समझ पा रहे नहीं पा रहे, उसमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रॉपर्ली अप्लाई हुआ है, यूजर की जो इंटेंशन थी क्या वो उसी तरह प्रोडक्ट में आपने इसको फॉलो की है, फीडबैक मिल रहा है, विजिबल कंस्ट्रेंट है। ये 5 प्रिंसिपल्स थे ये एक डिजाइन में। फिर हमने देखा एक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स देखे। एक अच्छी प्रोडक्ट को डिजाइन जब करते हैं, एक डिजाइन एक करते हैं, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले था कंसिस्टेंसी, क्या एप्लीकेशन, क्या आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या आपकी ऐप, क्या आपका वेबसाइट, क्या आपकी प्रोडक्ट जो कंसिस्टेंट है, क्या फ्रीक्वेंट यूजर्स को आप शॉर्टकट और कमांड्स और ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो क्विक एक्सेस कर सके, जो ज़्यादातर वो फीचर्स हैं या ज़्यादातर जो भी वो फीचर्स वो इस्तेमाल करता है अपने डेली रूटीन में, या जितने मैक्सिमम फीचर्स है उसको। क्या आपने एरर प्रिवेंशन, एरर कंट्रोल दिया हुआ है, क्या आपने यूजर को ऐसा लग रहा है उस डिजाइन को यूज करेगा जब कि वो कंट्रोल फील करेगा, क्या आपने डिजाइन में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्रेसिव लेवल पे दिखाई है, ये तो नहीं कि एक ही पेज पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर डाल दी हो। तो यूजर्स को आप अपने मल्टीपल पेजेस में एंगेज करते हैं। ये जो मैं 10-15 मिनट का भी ये टॉपिक दे रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ सारे यूजेबिलिटी, डिजाइन, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें, सो दैट किन किन फैक्टर्स को डिजाइन करते हुए किन किन चीजों का ख्याल, हाँ 100% नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके फॉलो करवाना है। तो और आइटरेटिव डिजाइन प्रोसेस आपने अप्लाई किया कि नहीं किया? नहीं जी, मैं तो खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, जिस तरह मर्जी कंट्रोल लेआउट पसंद है, जो मर्जी टूल पसंद है। तो भाई यूजर से पूछा है, उसको ये पसंद आ रही है, उसको ये चीज लुक एंड फील में अच्छी लग रही है, उसको एक्सेसिबिलिटी है, वो यूज कर लेगा, ऐसे कि नहीं करेगा। आपको जो टूल पसंद है, आपको जो कंट्रोल पसंद है, आपको जिस तरह मेन्यू दिखाना है, आपने जिस तरह लेआउट को आगे दिखाना है रिपोर्ट को, अपने तौर पे ऐसे तो नहीं होता। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब ही यही है, आप डिजाइन करेंगे, यूजर से एवेल्युएट कराएंगे, फिर यूजर उस पर सजेशन देगा, फिर आप डिजाइन को इंप्रूव करेंगे। आइटरेटिव तो है ही नहीं, प्रोटाइपिंग आइटरेटिव प्रोसेस था, आपने आपने तो फॉलो ही नहीं किया, आपने तो खुद ही डिजाइन बना दिया, खुद ही आपने उसकी कोडिंग फिर करके फिर क्लाइंट को दिखाओ कि यार ये तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या बनाया, ये लेआउट ऐसे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटाइप बनाए। तो बेशुमार फीचर्स थे, कलर कम्बिनेशन, एरर मैसेजेस, एरर एरर प्रिवेंशन, यूजर की नेचुरल लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना और कलर कम्बिनेशन को एक्सप्रेस करना, वर्चुअल टूर देना, वो कहते हैं कि इजी टू रिमेम्बर,
यानी मेमोरी लोड कम से कम हो, रिकग्निशन यूजर कर सके, ना कि उसको रिकॉल करना हो कि कहाँ है, किधर है फीचर, ये यहाँ पर तो इस पेज पे यहाँ पर था, अब कहाँ होगा, कैसे होगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये वो इंफॉर्मेशन के या किसी इंटरफेस को डिजाइन करने के कुछ ह्यूरिस्टिक और प्रिंसिपल्स थे, वो भी आपने जब आप एवेल्युएट करना है, पहले तो अप्लाई करना है, जब एवेल्युएशन करना है तो किसी प्रिंसिपल्स, किसी असूल के तहत आप अप्लाई करेंगे ना, इस पर भी प्रैक्टिस होगी। जो एवेल्युएशन करनी है ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए भी आपकी कुछ टास्क होंगी, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स में क्योंकि 1-2 लेक्चर ही रहते हैं, तो ये छोटी छोटी टास्क होंगी ताकि आप थोड़ी सी एक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सके और सारी चीजें देखें। तो ह्यूरिस्टिक के जो प्रिंसिपल जितने 16-17 थे वो सारे ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। और जो आपके डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इंफॉर्मेशन के प्रेजेंट करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, कि जो ऑर्गेनाइज है, इकोनोमाइज है, कम्युनिकेट है, उसको आप इजीली हर एक ऑर्गेनाइज के अंदर ये तो नहीं कह सकते कि स्क्रीन लेआउट कैसी है, ऑर्गेनाइज का एक प्रिंसिपल एक पॉइंट बना दे, इकोनोमाइज का एक बना दे, कम्युनिकेट का बना दे। और इकोनोमाइज में वो सिंपलिसिटी है, वो डिस्टिंक्टिवनेस है, वो सारी उसमें चीजें आ जाती हैं, कलर कम्बिनेशन में या कंसिस्टेंसी में सारी चीजें आ जाती हैं। ऑर्गेनाइज में आ जाती हैं कि कंसिस्टेंसी के अंदर सारी चीजें आ जाती है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसके अंदर पता नहीं कितनी चीजें समाई हुई है, उसके अंदर पता नहीं कितने सब प्रिंसिपल समाए हुए हैं। तो दैट इज वाई मैंने कहा था सबसे मुश्किल प्रिंसिपल है डिजाइन करते हुए कि क्या एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है, क्या आप हर सब्जेक्ट में ऑनलाइन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसी तरह पढ़ते हैं, क्या आपका जो हर टीचर है वो कंसिस्टेंसी से लेक्चर ले रहा है, या मैं जो हूँ कंसिस्टेंसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चर, मैंने शायद एक आध कोई लेक्चर मिस किया हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे मॉर्निंग और इवनिंग के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, HCI में सिर्फ मैं असाइनमेंट्स और टास्क और ये चीज़ें करा रहा हूँ, शायद कोई आगे जाके एक प्रेजेंटेशन दे दूँ, मगर जितने मेरे सब्जेक्ट है, मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं पढ़ा रहा, और ऊज पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में, सब में प्रोजेक्ट्स करा रहा हूँ, उनके असाइनमेंट्स भी चल रही हैं, उनकी कोई लाइव क्विज एक्टिविटी वो भी चलती है, उनके प्रोजेक्ट्स के आर्टिफैक्ट्स भी चल रहे हैं। तो क्या कंसिस्टेंट है, क्या टीचर हमें जो पढ़ा रहा है मॉर्निंग में पढ़ाता है, हमें किसी और तरीके से, उनको किसी और तरीके से पढ़ाता है, तो कंसिस्टेंसी बड़ी मुश्किल है। क्या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो मेरे पे तो एहसान नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट हैं भाई, आपने पढ़ना है, आपने मैनेज करना है, आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आपके पास जॉब में टाइम नहीं मिल रहा, आप वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम लगाएं। अगर आपके पास लेट में टाइमिंग है तो आप उसको थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस और करना पड़ेगा। तो आप अपने अपने काम में, अगर जॉब में अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो आप घर में सुकून से फिर काम कर सकते हैं। अगर ऑफिस में भी सही काम ना कर रहे हो और आपको वहां पर भी फटीक हो तो काम कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो ये देखना है कि क्या कंसिस्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ध्यान देते हैं लेक्चर, ना काम करते हैं, ना कुछ, वो बाद में रोए नहीं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेरे सर पे एहसान नहीं है। मैं भी घर बैठ के जब अपना लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं भी प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूँ कि नॉइज ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, मैं प्रॉपरली लेक्चर को डिलीवर करूँ, कन्वे करूँ, एग्जाम्पल दूँ, उससे रिलेटेड समझाऊँ, एग्जाम्पल दूँ, गाइड करूँ, ये सारी चीजें। ठीक है। तो फाइनल प्रोजेक्ट्स हम भी सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग में करता हूँ, मेरे 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अभी 7th और 8th में तकरीबन 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और 2 अभी डेवलप, 2 उसके अलावा है जो डिप्लॉय होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो यार कितने काम कर रहे हैं, अपने कोर्स भी कराएं, प्रोजेक्ट्स भी कराएं, स्टूडेंट्स के लिए भी काम करें, उनको मोटिवेट भी, तो सब काम करें। अपना काम अलग है, प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल मेरा अलग है, फैमिली मेरी अलग है, फ्रेंड्स मेरे सर्कल अलग है। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। फिर इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के जो प्रिंसिपल अभी देखे हमने, तो वो सारी चीजें एक ह्यूरिस्टिक, एक आप उसकी प्रिंसिपल्स की एक चेकलिस्ट बना लेते हैं वो प्रिंसिपल्स को, और फिर साथ खुद आप एवेल्युएट करते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी तो एक्सपर्ट नहीं बने, तो भी काम कर रहे हैं, अभी लर्न कर रहे हैं कि क्या ये प्रिंसिपल की फॉलो हो रहा है, क्या एक एप्लीकेशन जो हमने एक लेआउट या इंटरफेस बनाया ये कंसिस्टेंट है, या जो एक वेबसाइट है आप इसको पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं, एटेंड ट्रायल करके सब चेक करते हैं, तो देखते हैं कि आपका थ्रू आउट कंसिस्टेंट है लेआउट, टर्मिनोलॉजी, फीचर्स, लेआउट। तब जब आपको कुछ इस तरह की प्रैक्टिस दी जाएगी, कुछ ऐसी वेबसाइट को ऐसे लिंक्स दिए जाएंगे जो इन पे अप्लाई होते होंगे, जो कुछ नहीं होते होंगे, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। अच्छा, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्लासी हैं, जो लेआउट पे फॉलो हो रही हैं, जो है जिनमें ये प्रिंसिपल नहीं हो रहे, तब आपकी लर्निंग होती है कि अच्छे लेआउट या अच्छा डिजाइन करते हुए क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक देखें आप, तकरीबन अभी आप देखें कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स हमने देखे और कुछ यहाँ पर, तो इंशाल्लाह एवेल्युएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे
और आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ये जो आपको कुछ टास्क दी गई है मैं दे दूंगा आज, और वो मेंशन भी कर दूंगा, और लेट से, और वो आपने टास्क करनी होगी। अगर टास्क मेंशन होगी तो आपके ग्रुप पे, एलएमएस पे, दोनों पे नोटिफिकेशन सारी चीज़ आ जाएगी, और डेडलाइन है वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखते हैं लेट से कि टास्क आपको क्लास होम बेस्ड एक्टिविटी के लिए मिलती है नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल है, अगर, या आपको क्लास में कोई टास्क एक्टिविटी मिलती है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, ये चीज़ आपने देखनी है, मेंशन करनी है, तो मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह यहाँ से एवेल्यूएशन, हम जब चीज़ देख रहे थे एवेल्यूएशन क्या है और एवेल्यूएशन करते किस तरह है, क्या प्रिंसिपल एवेल्यूएशन की टाइप्स क्या हैं, ये सारी एवेल्यूएशन की चीज़ें चलेंगी, और ये सारी टेक्निक्स हैं, कुछ थोड़ा सा देखेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट अब कंटिन्यू में। ठीक है जी। और यहाँ पर लेक्चर जनरेट करते हैं, और तकरीबन ये 78-79 मिनट्स का लेक्चर हो चुका होगा। और सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जब हम बैठे किसी चीज़ को तो एक दूसरे के मुंह तकते या बूथी उठा के देखें अब क्या करना है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं या कन्वेंशन है या स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं या चीज़ें अच्छी जो बनी हुई हैं, वहाँ से आइडिया लिया था, वो कॉपी पेस्ट पूरा नहीं किया जाता। फिर कोई चीज़ें खुद से भी सोची जाती हैं, लेट्स से कि इसको कैसे एक थीम को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब हमें भी कुछ चीज़ें मिलती थी, कोई हैंड बुक डिज़ाइन करनी है, कोई इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो हम थीम जो टेम्पलेट्स हैं उस दौर में ज़्यादातर फ्रंट पेज वगैरह ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, ड्रीमवेवर यूज़ किया जाता था। तो फ्रंट पेज पे जो थीम होती थी बुक की, या नेट से कोई थीम उठा के पेज की थीम कर रहे हैं, उसके अंदर जो डाटा है, उसके अंदर जो कंट्रोल्स, नेविगेशन, अपनी लिंक सर्विस, ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो वो चीज़ खुद अपने शो कर रही है, प्लान करनी है, और वो चीज़ हमारी लैब में भी प्रैक्टिस करवाई जाती थी और दी जाती थी टास्क करने के लिए। तो आपको भी इस तरह की टास्क मिलेगी जो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट